हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 जनवरी 2022 को। इसके हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर इन सभी पार्टों को देख सकते हैं जो इस पेपर के हैं। और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लगभग 80-85 वीडियोस उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। और 2014 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी सारी शिफ्टों में पेपर हुए हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट, वो सारी प्रीवियस पेपर आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगा रखी है, 6, 7 और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की है। ये सभी मैंने पढ़ाई है। और आपके सी टेट के एग्जाम में सोशल साइंस वाले पार्ट में इससे अलग कुछ नहीं आता है। वो मैं हर वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है। आप जानते ही होंगे कि मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मेरी इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप प्लीज एमसीक्यू पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज वाली वीडियो देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो देखो, ये जो आया है ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में इसमें बहुत विस्तार से दे रखा है। तो आइए देखते हैं किसकी जिम्मेदारी है। पहला है भारतीय संसद का, दूसरा है राज्य विधानमंडल का, तीसरा है जिला पंचायत, चौथा है ग्राम पंचायत। तो मैंने बात बातों में आपको आंसर भी बता दिया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना क्या है। ठीक है, इसको मनरेगा बोलते थे पहले, अब नरेगा बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है। सॉरी, पहले नरेगा बोलते थे, अब इसको मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती है, ठीक है, उनकी आय का कोई साधन नहीं होता है, जो बिल्कुल बेरोजगार होते हैं, उसमें उनका नामांकन इस योजना के तहत कर दिया जाता है। इस योजना में क्या होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी नाली बनानी है, कोई भी रोड बनानी है, कुछ भी भवन बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, उसके लिए जो मजदूरों की जरूरत होती है वो उन गांव के लोगों को लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ दिनों की जो मजदूरी है वो सरकार देगी, चाहे वो आपसे काम ले या ना ले। ठीक है, मतलब कुछ दिन निर्धारित है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कितने दिन निर्धारित है, कि इतने दिन का वेतन सरकार आपको देगी ही देगी, चाहे वो आपको काम पर बुलाए या फिर ना बुलाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से रोजगार की गारंटी है, और सरकार पूरा हिसाब लगाकर आपको पैसे देती है ताकि आपके परिवार का चूल्हा हमेशा चलता रहे। और ये होता भी है। अब देखिए, कौन व्यक्ति रोजगार है, कौन व्यक्ति बेरोजगार है, इसका कौन करेगा। तो इसका डिसाइड करता है ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान। ठीक है, प्रधान लिखकर जिस जिस व्यक्ति का नाम देगा इस योजना के लिए, उन उन व्यक्तियों को चुना जाएगा और उनको पूरा लाभ दिया जाएगा इस योजना का। ठीक है, और ये जो योजना है मेनली गांव के लोगों के लिए ही होती है, शहर के लोगों के लिए ये इस योजना का कोई लाभ नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है 61 वाला, ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। ठीक है, देखो उसमें क्या दे रखा है, जो सरकार जो है उसके 3 स्तर है हमारे भारत में। एक है केंद्र की सरकार, दूसरी है राज्य की सरकार, तीसरी है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकारों के बारे में 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है ना। और राज्य की सरकार के बारे में 7th क्लास में दे रखा है, और 8th क्लास में केंद्र सरकार के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये तीनों सरकारों से आया है। अब इन्होंने ये दिखाया है, इसमें बताया है, या ये पूछ रहे हैं कि सरकार के ये तो स्तर है और ये निर्णय लेने के प्रकार है। तो कौन सी सरकार कौन से काम कर सकती है, कौन सी कार्य से संबंधित डिसीजन ले सकती है, ठीक है, वो हमें बताना है। पहला है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कौन सा कार्य करेगी, नोट नगमन का कार्य, यानी कि नोट छापने का कार्य। 2000 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय कौन लेगा, केंद्र सरकार। राज्य सरकार नहीं लेगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं लेगा, कौन लेंगे, प्रधानमंत्री या फिर संसद, हमारी संसद लेगी, है ना। वो संसद क्या है, केंद्र में है। नेक्स्ट है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत कौन से आते हैं कार्य, राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे आपके तीसरा वाला। ठीक है, कौन सा आएगा, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का कार्य, बनाने का निर्णय। देखो, पुलिस भी, परिवहन भी, ठीक है, यहाँ तक कि कृषि से संबंधित सारी चीजें ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि राज्य डिसाइड करेगा कि कहाँ किस तरह के कानून बनाने हैं, परिवहन से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, ये सब। ठीक है, सी है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का क्या कार्य है, स्थानीय सरकार में आपके आते हैं मेनली
ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब किसमें आते हैं? स्थानीय सरकारों में आते हैं। तो स्थानीय सरकार क्या देखेंगी? रत्नागिरी एक स्थान का नाम है। मैं एक हिस्से में खोलने का निर्णय, रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय, एक मिनट मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय नहीं चाहिए, मतलब किसी क्षेत्र से रिलेटेड बात हो रही है कि कोई पहले से बंद है उसको खोलना है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा स्थानीय सरकारों के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, स्थानीय सरकारों के अंतर्गत जो नियम है, लगभग ग्राम पंचायत को लगभग 29 विषय दिए गए। 29 विषय पर जो नियम बना सकते हैं वो ग्राम के प्रधान बना सकते हैं, जिसमें पानी की सुविधा है, सड़क है, और स्कूल है, और चिकित्सा है, बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। इन सब का जो देख रेख करने का काम है वो किसका है? ग्राम पंचायत का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, पहले का दूसरा, और बी का तीसरा, और सी का पहला। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? देखो, आकस्मिक रोजगार क्या होता है? ये भी आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, सेकंड लास्ट चैप्टर से आया है, ठीक है, उसमें ही इसके बारे में अच्छे से विस्तार से दे रखा है। सेकंड लास्ट चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ठीक है, वहां से। तो इसमें ये पूछा गया है कि आकस्मिक रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या होता है? काम, ठीक है, कोई भी काम मिलना जिससे हमारी आजीविका चले, जिससे हमें पैसे मिले और हम अपनी सुख सुविधाएं खरीद सकें, ठीक है। तो आकस्मिक रोजगार का मतलब होता है कि मालिक को जब जरूरत होगी, जब वो हमें काम पर बुलाएगा और हमें पैसे देगा, काम करवाएगा, जब उसको जरूरत नहीं होगी, जब वो नहीं बुलवाएगा, ठीक है। नियमित मजदूरी क्या होती है? जैसे जो भी आप जॉब करते हो, कंपनी में या किसी दफ्तर में, कहीं भी आप जॉब करते हो, तो आपको जो महीने की महीने सैलरी मिलती है, यानी कि आपको अगर रखा गया है किसी काम पर, तो आपको कंटिन्यूअस वो बुलाएंगे, रोज रोज बुलाएंगे, और आपका जो महीने का हिसाब है वो महीने के लास्ट में कर देंगे, या जैसे भी दफ्तर ने या कंपनी ने डिसाइड किया होगा वैसे करेंगे। ये होता है नियमित मजदूरी। आकस्मिक मजदूरी होती है कि आप जो दिहाड़ी पर लेके आते हो, जैसे व्हाइट वॉश कराने के लिए लेके आते हो किसी को अपने घर में, ठीक है, या फिर मकान बनवाने के लिए लेके आ रही हो किसी को अपने घर में, या प्लम्बर है, ये जो छोटी छोटी जॉब है इनको हम आकस्मिक रोजगार बोल सकते हैं, क्योंकि हमें जितने काम करवाने की जरूरत है, हम उतने टाइम के लिए उस मजदूर को लेके आएंगे और काम करवाएंगे छुट्टी, ठीक है। तो आइए देखते हैं उससे क्या, इसकी परिभाषा कौन दे रहा है? आकस्मिक रोजगार की परिभाषा इन चारों ऑप्शनों में से कौन दे रहा है? पहला है मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्र में काम पर बुलाना, ठीक है। दूसरा है मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, ठीक है, यानी कि मजदूरों की मर्जी है, जब उनका मन होगा आएंगे, जब उनका मन होगा नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा है नियुक्तिकर्ता, यानी कि जो काम पर रख रहा है, जो उनको काम करने का पेमेंट करेगा, वो नियुक्तिकर्ता द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, ठीक है। और फोर है मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। तो ये तो तय पूर्ण है, यानी कि पहले से उसको पता है कि महीने में उसको कितने दिन काम मिलेगा, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आकस्मिक, यानी कि अचानक से उसको काम मिल रहा है कभी भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है, यानी कि जो आदमी मजदूरी पर रख रहा है वो डिसाइड करेगा कितने समय के लिए कितना काम करवाना है। क्वेश्चन नंबर 63, वस्तु व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? ये आया है आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, 7th क्लास की है, चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट वाला चैप्टर है। एक कमीज की कीमत, शायद चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। तो उसमें पूरा दे रखा है कॉटन उगने से, ठीक है, उस पौधे के उगने से, और कैसे उसको सूत में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनको फैक्ट्रियों में उसके धागे बनाए जाते हैं, कैसे कपड़े बुने जाते हैं, और कैसे जो कपड़े हैं वो मार्केट में आते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, यानी कि आप और हम तक पहुंचते हैं, और हम उनको किस तरह से उनका पेमेंट करते हैं, क्या होता है, ये सारा सर्कल इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? पहला है वे व्यापारी जो बुनकरों को सूती वस्त्र सूत उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तीसरा है बुनकर। बुनकर होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, ठीक है, जो जो भी कपड़े बनाते हैं उनको बोलते हैं बुनकर। पहले क्या होता था कि कपड़े ज्यादातर हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है, हाथ से चलाने वाली मशीनें होती थी, अब भी होती है, कहीं कहीं मिलती है, और ज्यादातर अब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैक्ट्री खोलती हैं और उसमें बनाती हैं। और फोर्थ है बुनकर सहकारी संस्थाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, उनको ज्यादा लाभ होता है। कैसे? देखो, सूत की कपास से बनता है ना सूत, तो कपास के फूल की अगर कीमत 80 रुपए किलो है, ठीक है, तो उसी कपास से बने हुए कपड़े की कीमत 800 रुपए होती है, ठीक है। किसान का कितने का जाएगा? 80 का। और जब भी उस 80
रुपए के सूत को कपड़े में सूत से कपड़ा तैयार किया जाएगा तो वो कितने का हो जाएगा, 800 का। तो उसको कितना मिला, 80 रुपए मिले। और सारा मुनाफा किसने कमा लिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने। ठीक है, कंपनियों ने कमा लिया, बेचारे किसान को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जो सूत काटते हैं, मतलब उस रुई को धागे में जो कन्वर्ट करते हैं, मतलब सूत काटना, जो सूत काटते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, उनको भी लोग दिहाड़ी पर काम करवाते हैं। ठीक है, फिर उनके जो रोल बनाते हैं उनको भी दिहाड़ी पर रखते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। बुनकर बोलते हैं कि जो कपड़े कपड़े के थान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। सारा मुनाफा कौन ले जाती है, कंपनी ले जाती है, बड़ी बड़ी। और ज्यादातर जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। विशेषता क्या है, पहला है असमानता, दूसरा है खुला व्यापार, तीसरा है समानता, चौथा है उचित प्रतिबंध। ठीक है, तो प्रजातंत्र की सबसे बुनियादी विशेषता क्या है, समानता। प्रजातंत्र में क्या होता है, सब समान होते हैं, सबको वोट डालने का अधिकार होता है, सबकी बात सुनी जाएगी, है ना, सबके साथ समान व्यवहार होगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। ये किसका लक्षण है, ये प्रजातंत्र का लक्षण है। और 64 वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापसी आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है किस चीज का, पहला है देखभाल कार्य का, दूसरा है दोहरा बोझ, तीसरा है गृह कार्य का, चौथा है भुगतान के बदले कार्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब है कि कविता क्या काम कर रही है, दो दो काम कर रही है। कैसे, बाहर का काम भी कर रही है, बाहर का भी काम संभाल रही है, रोज सुबह उठकर काम कर रही है। ठीक है, पुरुषों की तरह काम कर रही है वो डेली। ठीक है, 2024 में भी आया है यहाँ से क्वेश्चन। जो 2024 में जो पेपर हुआ है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस प्रीवियस पेपर में मिल रहे हैं। ठीक है, 2021 वाले में मिल रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठा लिए हैं। और वैसे सी टेट में ज्यादातर मिलते जुलते से क्वेश्चन होते हैं, वही टॉपिक होते हैं, उन्हीं टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पुरुष अगर बाहर काम करने जाता है तो सुबह वो उठेगा, नहाएगा धोएगा, खाएगा पिएगा, जॉब करने के लिए जाएगा, आएगा वापस फुल रेस्ट करेगा। ठीक है, उसको घर का कोई काम नहीं करना। लेकिन अगर महिला बाहर जॉब कर रही है तो वो सुबह उठेगी 5 बजे, बच्चों के लिए लंच तैयार करेगी, खाना बनाएगी। ठीक है, फिर वो अपने ऑफिस जाएगी, ऑफिस जाने से पहले बर्तन साफ करेगी या अपने किचन विचन का पूरा निपटाएगी, ऑफिस जाएगी, ऑफिस में पूरी ड्यूटी उसको देनी है। जब 5 बजे वो घर वापस आएगी तो उसको फिर से खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई का देखना है, और तब वो सोएगी, फिर सुबह उठ के उसको यही काम करना है। तो महिला जो है वो दो काम करेगी, बाहर का भी काम करेगी और घर का भी काम करेगी। पुरुष एक ही काम करते हैं। तो जो कामकाजी वाली महिलाएं, केवल उनकी बात कर रही हूँ जो बाहर भी काम करती हैं। ठीक है, जो बाहर जॉब करती हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। जो बाहर जॉब करती हैं उनके पास कैसा बोझ हो जाता है, दोहरा, घर का भी बोझ हो गया और बाहर का भी बोझ हो गया, तो दोहरा काम करती हैं वो। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है दोहरा बोझ वाला, ये 2024 में भी पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा यदि जैन समुदाय के लोगों के एक समूह की जैन तीर्थंकर की सीखों पर, सीख यानी कि जैन जैन धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु मतलब उनको तीर्थंकर बोलते हैं वहां पर, क्योंकि वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और लोगों को अपने वाणी द्वारा अपनी बातों से प्रभावित करते थे और धार्मिक रास्ते पर चलने के लिए उनको प्रेरित करते थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। है ना, जैन धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते थे। तो उनकी शिक्षाओं को बताना है, मतलब उन्होंने जो जो भी बात बताई है उनकी सीख। ठीक है, सीख पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब देखिए कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा। ठीक है, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। पहला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। ठीक है, तो किस अधिकार का हनन हो रहा है, वो हो रहा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि सभी धर्मों को आजादी है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म के गुरुकुल होते हैं, मुस्लिम धर्म के मदरसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैन धर्म के भी होते हैं कुछ, मतलब मुझे पता नहीं है उनको क्या बोलते हैं, जैन धर्म के भी होते हैं और बौद्ध धर्म के भी होते हैं। और सिख धर्म के क्या होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। उनमें कौन सी शिक्षाएं दी जाती हैं, धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं दी जाती हैं।
तो अगर ऐसी कोई भी संस्था खोलने के लिए मनाही की जा रही है तो किसका, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? अब बताइए कौन से आर्टिकल में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये है आपका आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ये जो मौलिक अधिकार है, आपके जितने भी अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, ठीक है, धर्म से संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और आपकी जितने भी अधिकार दिए हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आपके किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है जीने की, खाने की, पीने की, कहीं भी जॉब करने की, या हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, या इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं इससे किसका संबंध है, इन चारों ऑप्शनों में से किसका संबंध आर्टिकल 32 से है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है, ये 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से आया है। और सबसे चलो ऑप्शन में देखते हैं, ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। पहला है सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार। दूसरा है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। तीसरा है सरकार का संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का अधिकार। चौथा है नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। तो इसकी व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से कर दी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि अगर आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी कि किसी भी मौलिक अधिकार को आपसे छीना जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद को सम्मिलित किया जाता है? देखो ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 से, और इस क्वेश्चन में मेनली सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्याय, हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये सारे अधिकार हैं, ये जो दे रखे हैं, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, दूसरा है अपीली अधिकार, तीसरा है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, चौथा है अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र। तो ये जो पहला वाला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र अधिकार, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और इसमें क्या है कि अगर केंद्र या राज्य के बीच टैक्स को लेकर या किसी भी चीज को लेकर मतभेद है या लड़ाई है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर जैसे नदियों के लिए या किसी भी संसाधन के लिए दो राज्यों में किसी भी तरह से टकराव है, लड़ाई है, ठीक है, किसी टैक्स के बंटवारे के लिए, किसी भी चीज के ऊपर अगर दो राज्यों में लड़ाई है तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग अलग करा गया था, तो इन दोनों के बीच जो भी बंटवारे की प्रक्रिया, जो भी सारी चीजें हैं, वो किसकी देखरेख में? सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में। जैसे कावेरी नदी का विवाद है, ठीक है, नीचे दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है, तो इसका विवाद का निपटारा कौन करेगा? इसके विवाद का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो जितनी भी नदियों से रिलेटेड विवाद है या जो पूरे भारत की जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड दो राज्यों में अगर लड़ाई हो रही है तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और ये उसका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है। अपीली अधिकार का मतलब होता है, इसको मैं बता देती हूँ, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। अपीली अधिकार का मतलब होता है कि जब आपके साथ कोई भी गलत चीज हो रही है, ठीक है, कोई अपराध हो रहा है या आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? छोटी अदालत में जाएंगे, मतलब आपके शहर में जो भी अदालत होगी आप उसमें जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है अपने क्षेत्र के अदालत से, तो फिर आप जाते हैं जिले की अदालत में, ठीक है। अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर की अदालत में जाते हैं। उसके बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी आपके आदेश से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये ज्यादातर जो मर्डर के केस हैं वो कहाँ तक चले जाते हैं? लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनमें सुनवाई करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो निर्णय ले लिया वो अंतिम रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ठीक है। सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, अगर सरकार कुछ भी गलत चीजें कर रही है जो हमारी संविधान के विरुद्ध है या संविधान से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो वह संसद को या सरकार को सलाह दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, संविधान के अनुच्छेदों का हनन हो रहा है, ठीक है। अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन जिन पर फैसले लेने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कथन है ए, इतिहास में साम्राज्य, वन संसाधन के लिए,
आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इतिहास में साम्राज्य दिए हैं, यानी कि बहुत सारे राजाओं के बारे में दिया है, चाहे गुप्त वंश की बात करें, चाहे हम मौर्य वंश की बात करें, वो तो हमने पढ़े ही है ना। तो इन राजवंशों में जो संसाधनों के लिए वो निर्भर रहते थे, किस पर रहते थे? आदिवासी पर। कारण है आज वो आदिवासियों पर निर्भर क्यों रहते थे? आदिवासियों के पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान और साथ ही अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से। जनजातियों के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है, अलग से एक चैप्टर है आदिवासियों के बारे में। आदिवासी या जनजाति या एसटी एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है। उसमें ये दे रखा है कि देखो एनसीईआरटी हर जगह ये कह रही है कि आदिवासी जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। तो आप अगर एसटी हैं तो अपने आप पर गर्व कीजिए कि आप प्योर भारतीय हैं। ठीक है, प्रति एक आदिवासी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर एसटी हैं तो आप अपने आप पर गर्व कीजिए कि आप भारत के मूल नागरिक हैं। और आपके पास बहुत सारा ज्ञान था पहले वनों से रिलेटेड। वनों को आप अपने माता पिता समझते थे, अपना सब कुछ वनों को मानते थे। थोड़े बहुत जो वन बच गए वो आपके आंदोलनों की वजह से बच गए, नहीं तो जो ब्रिटिश आए थे वो इनको भी खत्म कर देते। ठीक है, और नहीं बाद की जो सरकारें आई हैं वो खत्म कर देती। तो बहुत सारे आंदोलन आदिवासियों के द्वारा चलाए गए कि भाई वनों को मत काटो। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों की वजह से हैं, एसटीओ की वजह से हैं। और एसटीओ के पास बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, जैसे सनातन धर्म की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई विदेश से जो आ रहे थे लोग उनकी वजह से। उसी तरह से आदिवासियों का जो कल्चर है वो पूरी तरह से किसने नष्ट किया है? वो पूरी तरह से नष्ट किया है अंग्रेजों ने। ठीक है, ये अंग्रेजों की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, पहले इतनी ज्यादा गड़बड़ नहीं थी। इस पे जो ए में दिया है, ठीक है, ए ऑप्शन में जो दिया है कि साम्राज्य के जितने भी राजा होते थे उन्होंने किसी ने भी आदिवासी लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। मतलब आदिवासियों से जो जंगल का अधिकार था वो नहीं लिया। जंगलों पर हमेशा से अधिकार किसका था? आदिवासियों का था। और जो राजा को अगर किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो आदिवासियों से वो उस चीज को मांगा करते थे। मतलब कहा करते थे कि भाई आप हमारे यहाँ ये चीज भिजवा दीजिए, फल है, फूल है, जड़ी बूटी है, जो भी है आप भिजवा दीजिए, उसके बदले हम आपको अनाज या कुछ भी चीज देंगे। ठीक है, तो आदिवासी जो है वो बिल्कुल पवित्र जाति है भारत की। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी ओबीसी, है ना। बी है अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के समाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता, संसाधन तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। ये जो आया है ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर 7 और 8 का है। क्योंकि आदिवासियों के बारे में जो हाशियाकरण वाला चैप्टर है, हाशियाकरण वाला चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर है हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, तो 7th 8th दो चैप्टर है, उसमें बहुत विस्तार से आदिवासियों के बारे में चीजें दी हुई हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो मैंने प्लेलिस्ट आपको शुरू में बताई थी उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लीज उनको जरूर एक बार मेरे कहने से खोल के देखना। एनसीईआरटी मंतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल को ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देखना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।